नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी के साथ आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी के साथ ही यूपीपीसीएस की सोशियोलॉजी कवर कर पाऊंगा। इसी क्रम में आज हम पीएससी में जो मेंस की परीक्षा में द्वितीय पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, उसमें अर्थशास्त्र के साथ एक समाजशास्त्र का भी सेगमेंट है, एक समाजशास्त्र का भी खंड है। हम आज उस खंड में समाजशास्त्र से संबंधित जो भी टॉपिक दिए गए हैं, सिलेबस में जो भी कुछ दिया गया है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और आज सिलेबस पर चर्चा करने के बाद हम इस सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिकों पर क्रमशः आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। हम देखते हैं, ये हमारा सामान्य परिचय है। मुझे 6 साल का पढ़ाने 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही मैंने एकेडमिक से संबंधित परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं और अभी हाल फिलहाल में मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। तो हम पढ़ते हैं जो एमपी में जो एमपीएससी जो एग्जाम लेता है, एमपी आयोग, उसमें जो सोशियोलॉजी वाला सेगमेंट है पेपर 2 में, मेंस का जो पेपर होता है उसके सेकंड पेपर में जो टॉपिक जोड़ा गया है या सिलेबस में जो दिया गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जब हम सेकंड पेपर के सिलेबस में जाते हैं तो वहां पर हमें एक यूनिट 4 मिलती है और यूनिट 4 में 4A नामक कोई यूनिट नहीं है। इसको मैंने आपकी सुविधा अनुसार, सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए इसको अलग से बनाया है। तो यूनिट 4 में दिया गया है सामाजिक समरसता के घटक, एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मनी। अगर हम हार्मनी की बात करें या सामाजिक समरसता की बात करें तो हमें यहाँ समरसता को समझ लेना आवश्यक है कि समरसता क्या है। समरसता का मतलब होता है किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक समुदाय में रह रहे लोगों के मध्य आपस में बहुत ज्यादा समरसतापूर्ण संपर्क हो, बहुत ज्यादा घुले मिले हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं हो, ना तो जाति के आधार पर विभेद हो, ना वर्ग के आधार पर विभेद हो, ना लिंग के आधार पर विभेद हो, ना उनकी क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर विभेद नहीं हो। तो हमें यहाँ समरसता तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमें यहाँ हार्मनी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हार्मनी यानी समरसता को जो घटक कम करते हैं, समरसता को जो घटक कम करते हैं, हमें कम करने वाले घटकों पर भी चर्चा करनी होगी और सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले, सामाजिक संरचना को इंक्रीज करने वाले हमें तत्वों पर भी चर्चा करनी होगी। यानी उन्होंने एक छोटा सा तो टॉपिक लिख दिया, भारतीय सामाजिक समरसता के घटक या सामाजिक समरसता के घटक, लेकिन अगर हम इसको इसके क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे तो इसके 3-4 पार्ट बन जाएंगे। सामाजिक समरसता क्या है, सामाजिक समरसता के कारण, सामाजिक समरसता की विशेषताएं और उसको समरसता को कम करने वाले घटक और सुझाव, देन निष्कर्ष। तो इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन को फॉर्म कर लेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। अब इसी 4 यूनिट का अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो उसमें लिखा है सभ्यता और संस्कृति की अवधारणाएं। अगर हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता जो हमारे पास है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हमारे पास जो है वह क्या है, सभ्यता। हम जो है वह संस्कृति। हमें यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं करना है कंसेप्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, हमें यहाँ पे अभी पढ़ने नहीं बैठे, केवल हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, किसी एक थिंकर्स के अनुसार नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ सभ्यता संस्कृति के बारे में ऑगवर्न ने क्या कहा है, द सोशल चेंज 1922 में उनका जो बुक आया था, हमें वो भी देखना है। ठीक है, मेलिनोस्की संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, हर्ट्ज़कोविड संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, टाइलर संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, गिलिन एंड गिलिन संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक है गिलिन एंड गिलिन का, कौन सा है, कल्चर एंड सोसाइटी। तो गिलिन एवं गिलिन का हमें देखना है। तो ये लोग जो संस्कृति के बारे में जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, हम उन सबको इसमें लेकर चलेंगे। फिर है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। जो भारतीय संस्कृति है, जो फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर है, हमें इसकी विशेषताएं देखना है। फिर यहाँ पे रिचुअल्स आता है,
कि रिचुअल्स के विविध संदर्भ या संस्कार के वेरियस रिफॉर्म, जो रिचुअल्स वेरियस रेफरेंस जो है, जो रिचुअल्स के विभिन्न संदर्भ हैं, हमें यहाँ पर देखना है। जो वॉन गैनप है, वॉन गैनप संस्कार के विविध स्वरूप या संस्कार के बारे में लिखते हैं। वैन गैनप कहते हैं कि जो संस्कार है, मनुष्य का संपूर्ण जीवन, मनुष्य की पूरी लाइफ संस्कारों से भरी हुई है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म संस्कार, जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका शिक्षा से संबंधित संस्कार होते हैं, फिर विवाह संस्कार होते हैं और फिर मृत्यु संस्कार होते हैं। कहते हैं इस हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संस्कारों से भरा हुआ है। तो वो कहते हैं उनका जो वॉन गैनप का जो कार्य है, वो कहते हैं जीवन पथ के संस्कार। अब संस्कार की बात सिर्फ वॉन गैनप ही नहीं करते, संस्कार की बात दुर्खाइम भी करते हैं और संस्कार की बात इरविन गॉफमैन भी करते हैं। दुर्खाइम संस्कारों की बात करते हैं और इरविन करते हैं इंटरेक्शन रिचुअल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है अगला शब्द वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है यानी कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने इस पर स्टडी की है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कास्ट की। जब बात करेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करेंगे तो यहाँ पर जीएस घुरिये, ठीक है, जीएस घुरिये के साथ मैक्स वीबर भी कहते हैं, इस पर लिखते हैं। अंबेडकर ने भी वर्ण व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है, गांधी जी भी बताते हैं, इरावती कार्वे भी बताती हैं, एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, इन सबको लेकर हमें यहाँ पर पूरी वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। ये है आपकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। हम इन पर चर्चा कर लेंगे, अभी केवल सिलेबस में क्या है हम इस पर देख रहे हैं। फिर आश्रम व्यवस्था आती है। आश्रम व्यवस्था के बारे में वो बात करते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्मचार, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, ये सब जो चीजें हैं हमें यहाँ पर आश्रम व्यवस्था के बारे में देखना। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचार, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी। फिर पुरुषार्थ देखना है, पुरुषार्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। चतुष्क जो पुरुषार्थ है, हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी। अब यहाँ पे धर्म, पंथ का समाज पर प्रभाव, यहाँ पर हम देखेंगे रिलीजन एंड सेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। अब यहाँ पर इन्होंने रिलीजन तो दे दिया, सेक्ट भी दे दिया, लेकिन कल्ट देना भूल गए, तो हमें यहाँ पर कल्ट भी जोड़ के इसको आगे पढ़ना है। तो रिलीजन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन सोसाइटी, तो हमें यहाँ पर रिलीजन, अब इसमें जैसे दे दिया है धर्म। अब धर्म के बारे में दुर्खीम ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने क्या कहा, मार्क्स क्या कहते हैं, इन सब पे देखना पड़ेगा कि ये लोग धर्म के बारे में क्या कहते हैं। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखने पड़ेंगे। फिर पंथ क्या है और सेक्ट क्या है, यानी उनमें संप्रदाय और उनके कल्ट के बारे में हमें देखना पड़ेगा, सेक्ट के बारे में हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें विवाह की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ मैरिज देखना पड़ेगा। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो आपकी यूनिट 4 है, 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो पहले लिखा गया पैराग्राफ है, उसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ पर प्योर सोशियोलॉजी इसमें लिखा गया है, प्योर सोशियोलॉजी आता है। फिर अगर हम देखें तो आपका 4 का ही, तो हम यहाँ पे हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि हमें पहले 4 जो यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आपकी जो यूनिट आती है 4B, यानी यूनिट 4 का ही सेकंड पैराग्राफ, उसमें लिखा है CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पढ़ना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर S.C. दुबे, द कमार, जिन्होंने जनजाति का अध्ययन किया था, उनका काम है। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फिर हमें यहाँ पर प्रसार शिक्षा के बारे में देखना है, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में देखना है। फिर हमें यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखना है। अब जैसे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था दी गई है, तो हमें यहाँ पर पेशा के बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पंचायती और पेशा जनजातियों से संबंधित है। तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर है सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका,
यानी रोल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमें देखना है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनजीओ की क्या भूमिका है। एनजीओ की ये सारे देख लेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इनको पढ़ लेंगे। फिर वो कहते हैं स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां। अब जो ग्रामीण विकास में जो स्वयं सेवक होते हैं, जो स्वयं सेवकी संस्थाएं होती हैं, उनकी भूमिका का यहाँ पर अध्ययन करना है। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। जो फैमिली कोर्ट है इस पर भी हमें 4 में, यानी आपकी जो यूनिट 4 है, 4 का जो बी पार्ट है उस पर हमें देखना है। फिर यहाँ पर आती है आपकी यूनिट 5, और यूनिट 5 में जो चर्चा हो हमें करना है, जो पढ़ना है, उसमें आपको ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है जनसंख्या, स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा सशक्तिकरण, परिवार कल्याण के कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण। तो हमें इसमें पढ़ लेंगे, यहाँ पर हमें जैसे एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन के बारे में सरकार की क्या नीति है, योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगी। सशक्तिकरण से संबंधित क्या सरकार कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के सशक्तिकरण के दिशा में सरकार द्वारा चलाई गई नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, नीति, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि की भूमिका। यानी हमें यहाँ पर कहें ये थोड़ा सा पॉलिसी एंड प्रोग्राम वाला पार्ट है, हमें यहाँ पर इनको लेकर चलना पड़ेगा। अब जो यूनिट 5 का ही आपका बी सेगमेंट आता है, तो इसमें हमें पढ़ना है एमपी में जितनी भी ट्राइब्स है उस ट्राइब्स के बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसमें लिखा है स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, जनजातियों की सामाजिक संरचना क्या है, जनजातियों में रीति रिवाज क्या है, जनजातियों के जो आपकी मान्यताएं क्या है, यानी बिलीफ सिस्टम क्या है, जनजातियों में विवाह यानी मैरिज सिस्टम क्या है, जनजातियों में किनशिप व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं वो, धार्मिक विश्वास और परंपराएं, रिलीजन्स एंड बिलीफ ऑफ एंड ट्रेडिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। ट्राइब्स की पूरा सोशल स्ट्रक्चर जितना भी होता है हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केवल एमपी के संदर्भ में है, पूरे भारत के संदर्भ में नहीं पढ़ना है हमें जनजातियों के। अब चूंकि एमपी जनजातीय प्रमुख बहुल क्षेत्र है और हमारा काम भी जनजातियों का ही है, तो ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है अगर मुझसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आराम से हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं यूनिट 5 का सी पार्ट जो है। इस सी पार्ट में, ऐसा सी पार्ट आपके सिलेबस में है नहीं, कुछ पैराग्राफ के रूप में उन्होंने दिया है सिलेबस, लेकिन हमने यहाँ सुविधा के अनुसार बना लिया है। महिला शिक्षा के बारे में हमें पढ़ना है, पारिवारिक स्वास्थ्य फैमिली हेल्थ के बारे में हमें पढ़ना है, वाइटल स्टेटस के बारे में पढ़ना है, हमें समग्र यानी जो आपका जन्म मृत्यु जो होता है उसके बारे में देखना है कि उसके स्टेटस क्या है जन्म मृत्यु से संबंधित, कुपोषण के कारण एवं प्रभाव, कुपोषण के कारण भी है और प्रभाव में, ये दोनों देखना है। इसके साथ ही हमें सप्लीमेंट्री प्रोग्राम यहाँ पर है, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम यानी पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, यानी सरकार द्वारा जो पूरक पोषण हेतु कार्यक्रम चला रहे हैं हमें यहाँ पर उनका अध्ययन करना है। यानी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी में जो सरकार ने जो तकनीकी का प्रयोग किया है, तकनीकी इवेंट हमें इत्यादि को देखना है, और कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में सरकार ने क्या रेमेडीज अपनाई है, क्या उपचार के लिए वो क्या तरीके अपना रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, इत्यादि को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये बहुत टफ यूनिट नहीं है, इस पे आराम से हो जाएगा। और फिर आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके प्रोग्राम क्या है और उसके फंक्शन क्या है, हमें ये सब चीजें इसमें देखना है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट, आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो समाज शास्त्र और भारतीय समाज का जो दिया गया है उसका यही दिया गया है जो मैंने आपको बताया, और इसको मैं क्रमशः कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक
आपको एक वीडियो में कवर करवाएं, और अगर कोई टॉपिक जैसे बहुत लंबा हो जाता है तो मैं उसको 2 से 3 टॉपिक में वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये यह जो चैनल है द लीशियम, ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, इसके साथ यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी करा रहा है। यूपी जो एससी की जो तैयारी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसको डॉक्टर फयाज हुसैन पढ़ाते हैं। और यहाँ पर समाजशास्त्र का जितना भी सेगमेंट है उसको मैं देखता हूँ, और हिंदी साहित्य जो आपका है उसको अंकित गुप्ता देखते हैं। और अभी कुछ समय बाद आपको यहाँ पर इतिहास, हिस्ट्री की भी आपको फैकल्टी के रूप में शिवम शर्मा आपको मिलेंगे, जो आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए गाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।